हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन नया चैप्टर स्टडी नोट 7 दैट इज़ बैंकिंग चैप्टर। इस चैप्टर में अपन ये 4 टॉपिक जो है बेसिकली देखने वाले हैं कि बैंकिंग का मतलब क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक क्या होता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किस किस को बोलते हैं। ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ बैंकिंग। भाई बैंकिंग का मतलब क्या होता है? तो कमर्शियल बैंक यानी कि एक ऐसा फाइनेंशियल मीडियरी रहता है जो कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है जिनके पास सरप्लस रहता है, और जिनको ज़रूरत रहती है उन्हें लैंडिंग करता है यानी कि उधार पे देता है। यानी डेफिसिट यूनिट्स वालों को ये लैंड करता है और सरप्लस वालों से ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। क्या मतलब है सर इसका मतलब ना, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है इसे अपन समझेंगे। मान लेते एक पर्सन है राम के पास 1 लाख रुपए पड़े थे एक्स्ट्रा। उसने सोचा घर पे क्यों रखें, चलो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये 1 लाख रुपए इसने डिपॉजिट करा दिए कमर्शियल बैंक को। अभी मान लेते हैं फोकट में तो करेगा नहीं, कमर्शियल बैंक इसके बदले उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो प्रोवाइड करेगा ना। तो कमर्शियल बैंक ने बोला हम आपको 5% इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि साल के एंड में आपको 5,000 रुपये इंटरेस्ट दे देंगे क्योंकि आप 1 लाख रुपये हमारा डिपॉजिट कराए हो इस एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक वर्किंग कैसे करता है? वो इस 1 लाख रुपए का क्या करता है एक्चुअल में? ये 1 लाख रुपए को कमर्शियल बैंक कहीं पे इन्वेस्ट करेगा या फिर किसी को उधार पे दे देगा ताकि ज़्यादा इंटरेस्ट वहां से कमाए और कम इंटरेस्ट इनको पे कर ले। इस प्रकार से वो प्रॉफिट बनाता है। कैसे सर? मान लेते हैं शाम को 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी, वो कमर्शियल बैंक आया, कमर्शियल बैंक बोली ओके हम आपको 1 लाख रुपए का लोन दे देते हैं। सिंप्लिसिटी रखने के लिए ये एग्जाम्पल को अपन एकदम ज़्यादा सिंपल बनाए हैं। तो अभी फोकट में देगा कि कमर्शियल बैंक शाम को लोन नहीं, तो शाम को उसने बोला कि हम आपसे 8% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। डेट इज 1 लाख का 8% कितना होता है? 8,000 रुपये साल का चार्ज करेंगे लोन देने के लिए। ठीक है, शाम भी इस बात के लिए मान गया। अब बताओ प्रॉफिट अगर निकालना है कमर्शियल बैंक का तो किस प्रकार से निकालेंगे? 8,000 इसने कमाया, यस। 5,000 इसके राम को ये पैसा देगा, यस। तो टोटल इसने कितना कमाया है? 3,000 रुपये प्रॉफिट कमाया है। इस प्रकार से कमर्शियल बैंक काम करता है। अब अगर इस डेफिनेशन को देखोगे तो ये डिपॉजिट एक्सेप्ट किया राम से, डेट इज सरप्लस यूनिट से, यानी जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, और लैंडिंग किया यानी कि उधार दिया किसको? शाम को, डेट इज डेफिसिट यूनिट्स वालों को, और फिर बीच के इंटरेस्ट से ये पैसा कमाता है। ज़्यादा में इंटरेस्ट दे के लोन दो और कम में इंटरेस्ट दो अपने डिपॉजिटर्स को, उसके बीच का जो गैप रहता है वो कमर्शियल बैंक की कमाई रहती है। ये नॉर्मल वर्किंग है पूरे कमर्शियल बैंक की, इसलिए इसको बोलता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, यानी पैसों के लेन देन के लिए ये जो है बीच का मीडियोकर का एक हिसाब से काम करता है। नाउ कमर्शियल बैंक क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? वैसे तो अपने को डिटेल में पढ़ना है ये टॉपिक नीचे में, लेकिन अपन इसको एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि काफ़ी अलग अलग टाइप के फंक्शंस आजकल जो है बैंकें प्रोवाइड करती है और अलग अलग टाइप की सर्विसेज भी कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। इसलिए इन कमर्शियल बैंक को आजकल डिपार्टमेंटल स्टोर बैंक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन लोग वाइड वेराइटी ऑफ सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, जैसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन वगैरह प्रोवाइड करना, क्रेडिट क्रिएट करना एक सेपरेट टॉपिक है जो अपन नीचे पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक में। पेमेंट अलग अलग मेथड से करना और इधर से उधर पेमेंट पहुंचाना, फंड को ट्रांसफ़र करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, अलग अलग टाइप की एजेंसी फंक्शंस प्रोवाइड करना, इसको भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। एज एन एजेंट कैसे बैंक आपके लिए काम करता है, और अदर मिसलेनियस सर्विसेज बैंक जो है आपको प्रोवाइड करता है। तो ये है बैंकिंग के बारे में। अलग अलग जो पर्सन है उन्होंने डेफिनेशन भी दी है कि बैंक यानी कि ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो वाइडली एक्सेप्ट करता है सारे डिपॉजिट्स को, और पेमेंट के लिए इसके जो पेमेंट मेथड है इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी दूसरों के डेब्ट चुकाने के लिए जो है सेटलमेंट करने के लिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अकॉर्डिंग टू क्राउदर, बैंक क्या करता है? कलेक्ट करता है मनी जिनके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जिसके बाद एक्स्ट्रा सेविंग पड़ी हुई है, जिनके बाद एक्स्ट्रा इनकम पड़ी हुई है, और उनको उधार पे देता है जिनको ज़रूरत रहती है। तो ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। मेन आप इस डेफिनेशन को याद रखेंगे इस एग्जांपल के साथ। ये एग्जांपल यदि आपको याद है तो आपको याद आ जाएगा कि बैंक यानी एक ऐसी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है सरप्लस यूनिट से और लैंड करती है डेफिसिट यूनिट वालों को, और दोनों के बीच का क्या करती है? प्रॉफिट कमाती है। प्रॉफिट कमाने के लिए कमर्शियल बैंक काम कर रहा है और किसी के लिए काम नहीं कर रहा है। तो ये अपन ने कंप्लीट डिस्कशन किया। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
अब अपन डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल बैंक क्या क्या फंक्शंस निभाती है या क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। सबसे पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पब्लिक से। अब ये डिपॉजिट्स जो है ये अलग अलग टाइप से आ सकता है क्योंकि अलग अलग अकाउंट जो है वो खोले जाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के अंदर करेंट डिपॉजिट्स। तो जो भी लोग करेंट अकाउंट खुलवाते हैं उनमें जो भी वो डिपॉजिट कराते हैं उसे अपन करेंट डिपॉजिट बोलते हैं। अब करेंट डिपॉजिट के साथ लोग क्यों जाते हैं? ज़्यादातर बिजनेसमैन जो है ये करेंट डिपॉजिट या कंपनियां जो है ये करेंट डिपॉजिट्स जो है ओपन कराती है, करेंट अकाउंट जो है वो ओपन कराती है। करेंट अकाउंट इसलिए ओपन कराती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार आप डिपॉजिट डालो या जितनी बार आप विड्रॉ करो उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉवर्स। और आप जानते हैं बिजनेसमैन हो या कंपनीज हो, इन लोगों के बार 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 पैसा आता भी रहता है और अलग अलग कामों के लिए इन लोगों को पैसे जो है पेमेंट भी करनी पड़ती है। इसी कारण से लोग करेंट अकाउंट खुलवाते हैं और करेंट अकाउंट में जो पैसा डलवाओगे उसे करेंट डिपॉजिट बोलते हैं। अभी करेंट अकाउंट खुलवाने से आपको अदर फायदे भी मिलते हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे बिजनेसमैन क्यों प्रेफर करते हैं करेंट अकाउंट खुलवाना। देन नेक्स्ट आता है सेविंग डिपॉजिट। अब आप जैसे मेरे जैसे लोग जो ज़्यादातर सैलरीड पीपल है, सैलरीड पीपल या छोटे मोटे वर्कर्स या स्मॉल बिजनेसमैन, ये सब सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हैं या सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, अपन ऐसा कह सकते हैं। सेविंग अकाउंट क्यों खुलवाते हैं? सेविंग अकाउंट इसलिए खुलवाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको ठीक ठाक सा इंटरेस्ट मिल जाता है और आप पैसे भी कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं। इंटरेस्ट जनरली सेविंग डिपॉजिट्स में 4% के आसपास का रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है और सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज भी होता रहता है, टाइम टू टाइम थोड़ा चेंज भी होता रहता है, बट ऑन एंड अराउंड 3 से 4% आपको सेविंग अकाउंट में मिल जाता है। छोटे बिजनेसमैन हो, सैलरीड एम्प्लॉयज़ हो या वर्कर्स हो, इनके लिए सेविंग डिपॉजिट्स बढ़िया है, जिसको अपन चालू खाता भी बोलते हैं। तो सेविंग अकाउंट खुलवाइए और जब चाहे पैसा डलवाइए, जब चाहे पैसा निकलवाइए। तो छोटी मोटी सेविंग्स के लिए तो सेविंग डिपॉजिट जो है वो सबसे ज़्यादा सही है। देन आता है टर्म डिपॉजिट्स। अब ये टर्म डिपॉजिट को अपन बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स अकाउंट जो अपन खुलवाते हैं उसमें अपन एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा रख देते हैं। हम बैंक को जिस दिन पैसा जमा करवा रहे हैं, जिस दिन फिक्स अकाउंट करवा रहे हैं, जिस दिन फिक्स डिपॉजिट ओपन कर रहे हैं, उसी दिन बता देते हैं कि हम ये पैसे को कब लेंगे वापस या कब हमारा एफडी जो है उसका पीरियड ख़त्म होगा। तो हमें पीरियड जो है पहले चुनना पड़ता है। मिनिमम पीरियड इसका 15 दिन है, बाकी आप जितने दिन का भी खुलवा सकते हो। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जनरली हाई मिलता है, लगभग 6% तक मिलता है। सीधी सी बात है, यदि आप बैंक को बता दोगे कि हम 1 साल तक पैसा नहीं निकालने वाले या 2 साल तक पैसा नहीं निकालने वाले या 3 साल तक पैसा नहीं निकालने वाले हैं, तो बैंक उन पैसों का बहुत बेहतर उपयोग कर सकती है और उससे वो ज़्यादा पैसे भी कमा सकती है। अब वो ज़्यादा पैसे कमाएगी तो आपको भी ज़्यादा पैसा देती है। दैट्स वेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहता है फिक्स डिपॉजिट में। फिक्स डिपॉजिट यानी ऐसा डिपॉजिट जहाँ पे आप पैसा बैंक में जमा कराते हो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक, और ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम जिस दिन आप डिपॉजिट कराते हो उसी दिन जो है फिक्स हो जाता है। अब क्या विड्रॉ नहीं करवा सकते हो इन द बीच? तो बीच में आप विड्रॉ नहीं करवा सकते हो। तो आप बोलोगे नहीं सर आजकल तो विड्रॉ करवा सकते हैं एफडी अकाउंट में भी। यस करवा सकते हो, लेकिन आपको एफडी तोड़वानी पड़ेगी। तोड़वाने के बाद आप विड्रॉ करवा सकते हो, लेकिन अगर आप तोड़वाते हो तो तोड़वाने की फ़ीस भी देनी पड़ती है और तोड़वाने के बाद ये जो 6% लगभग जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, वो भी नहीं मिलेगा। फिर वो सेविंग डिपॉजिट वाले ही इंटरेस्ट लगभग आपको मिलता है। देन आता है रिकरिंग या फिर क्यूमुलेटिव डिपॉजिट्स। इसको एक और वैरायटी बोल सकते हैं फिक्स डिपॉजिट का। गरीबों का फिक्स डिपॉजिट भी इसको कह सकते हैं। रिकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट में आप क्या करते हो, आप एक साथ मान लेते हैं टोटल 1 लाख की एफडी कराना चाहते हो, लेकिन 1 लाख आपके पास है नहीं, आपके पास 10,000 रुपये है और आपकी सैलरी ऐसी है कि आप हर महीने 10,000 रुपये डाल सकते हो। यस डाल सकते हो, और आपको 1 लाख की एफडी करवानी है तो धीरे धीरे 10 महीने में आप क्या करोगे, 1 लाख तक का जमा कर दोगे। तो रिकरिंग या क्यूमुलेटिव डिपॉजिट्स में क्या होता है, आप हर महीने या हर 3 महीने या हर 6 महीने, जैसा भी आप उसको बोलते हैं सामने वाले बैंक को, वो उस हिसाब से आपका रिकरिंग पीरियड डिसाइड कर देता है। आपको अपनी अमाउंट जमा कराते रहना है। इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा क्योंकि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही आप यहाँ पे भी पैसा जमा कराते हो। बट
क्योंकि एफडी में आप पूरा अमाउंट एक साथ देते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा इसमें, और रिकरिंग या क्यूमुलेटिव डिपॉजिट में एफडी के मुकाबले थोड़ा सा कम मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सेविंग डिपॉजिट में कम है, सबसे कम है, देन रिकरिंग डिपॉजिट में, और देन आपको मिलता है टर्म डिपॉजिट में, ऐसा आप मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फंक्शन, भाई डिपॉजिट तो हो गया, ये सिर्फ एक ही फंक्शन हुआ है ना बैंक का, कमर्शियल बैंक एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट करता है, वो अपन ने सिर्फ डिस्कस किया है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, पेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस। कमर्शियल बैंक का एक और मेन जो काम है वो है लोन प्रोवाइड करना, लोन एंड एडवांसेस देना। भाई ये तो मेन कामों के अंदर ही आता है। तो किस किस टाइप से लोन प्रोवाइड किए जाते हैं उसको अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दी हुई है। कैटेगरी ए में दिया हुआ है डिमांड लोन्स या फिर कॉल लोन्स। कॉल लोन्स जो होता है जनरली बैंक दूसरे बैंक को उधार देती है, उसे अपन कॉल लोन्स बोलते हैं, और यहाँ पे कुछ खास सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं की जाती है, और यहाँ पे स्पेसिफाइड मैच्योरिटी पीरियड भी नहीं रहता है। यानी कि ये जो लोन रहता है, जिस दिन देने वाली बैंक ने बोल दिया कि हमें वापस चाहिए पैसा, उस दिन आपको रीपे करना पड़ता है, इसलिए इसको डिमांड लोन भी बोलते हैं या कॉल लोन भी बोलते हैं। अब जनरली बैंक दूसरी बैंक को या बैंक दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कुछ दिन के लिए, एक आध दिन या फिर कुछ दिनों के लिए लोन प्रोवाइड करती है। जनरली बैंक को CRR या SLR मेंटेन करना पड़ता है, जो अपन पढ़ेंगे आगे। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, और SLR जैसे कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कई बार एट द एंड ऑफ द डे आप ये मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो कुछ अमाउंट जो है वो दूसरी बैंक से उधार ले लेते हो एक आध दिन के लिए या फिर थोड़े दिनों के लिए। उस टाइप के लोन को डिमांड लोन या कॉल लोन बोलते हैं। इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा जल्दी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और जब आप लोन लेते हैं तो कुछ स्पेसिफिक पीरियड बताते नहीं है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो ये डिपेंड करता है बैंक का बैंक से दूसरी बैंक से रिलेशन कैसा है, पर जनरली ये मैक्स 7 दिन का लिया जाता है। देन आता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स। जैसे कि ये बता ही रहे, शॉर्ट टर्म का मतलब है स्पेसिफाइड शॉर्ट पीरियड के लिए लोन दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन शॉर्ट टर्म लोन। जनरली ये लोन बिजनेसमैन या फिर फार्मर्स को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए। वर्किंग कैपिटल को आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जितना आपको पैसा चाहिए रहता है, उसको फाइनेंस करने के लिए जो है शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाते हैं। इंडिविजुअल्स को भी शॉर्ट पीरियड लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, उसी को पर्सनल लोन्स भी बोलते हैं, लेकिन उसके लिए उसको देनी पड़ेगी क्या, कोई ना कोई सिक्योरिटी, यानी कोई सिक्योरिटी गिरवी दो, देन आपको लोन मिल जाएगा। देन आता है CC, कैश क्रेडिट। अब ये क्या होता है? ये एक टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसमें बैंक अपने कस्टमर को अलाउ करती है कि आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट या फिर एक स्पेसिफाइड लिमिट तक आप पैसा उधार में ले सकते हो बैंक से, और ज़रूरी भी नहीं है कि पूरा पैसा आपको एक साथ लेना है। जब जितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उतना पैसा आप विड्रॉ करवा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एंटायर अमाउंट एक साथ विड्रॉ करो। क्या मतलब है इसका? देखो, जनरली बिजनेसमैन खोलते हैं करेंट अकाउंट। अब करेंट अकाउंट जब बिजनेसमैन खोलते हैं तो आपको पता है बिजनेसमैन को कभी भी लोन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अब बिजनेसमैन बोल रहा है कि मेरे को कभी 5 लाख के लोन की ज़रूरत पड़ती है, कभी 10 लाख के लोन की ज़रूरत पड़ती है, कभी 20 लाख के लोन की ज़रूरत पड़ती है, और मैं इसको 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने में चुका भी देता हूँ। कभी 50 लाख के लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो बिजनेसमैन को उनके औकात के अनुसार, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस के अनुसार एक CC लिमिट बता दी जाती है कि सुनो भाई बिजनेसमैन, आप जो है हमारे बैंक से 100 लाख तक का लोन ले सकते हो जब मर्जी चाहो, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो मान लेते कभी बिजनेसमैन को 5 लाख का लोन चाहिए तो ले ले, 10 लाख का चाहिए तो ले ले, 15 लाख का और चाहिए तो ले ले। तो अभी ऐसा करते करते कितने का ले लिया इसने? 30 लाख का ले लिया। और जब जब जितना अमाउंट लोन में लेगा उतने पे ही सिर्फ इंटरेस्ट लगाएंगे। ऐसा मत समझना 100 लाख पे इंटरेस्ट लगाएगी बैंक, नहीं, जब जितना अमाउंट निकालेगा उतने पे लगाएंगे। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 30 लाख निकाल देना तो 30 लाख पे ही आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और मान लेते हैं अगले महीने उसने 30 लाख चुका दिए, तो अब 0 रुपीज़ लोन हो गया है, और अब उस पर फर्दर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हाँ, जितना इंटरेस्ट इस पर लगना है वो तो अलग से वसूलेगी ही बैंक, बस उसके बाद नहीं लगेगा।
तो सीसी इसलिए करवाई जाती है ताकि बिजनेसमैन को बार बार आके अनुरोध नहीं करना पड़े बैंक से कि भाई हमें इतने का लोन चाहिए, उतने का लोन चाहिए। अरे एक बार सीसी करवा दो, फिर आपको जब जितने का लोन चाहिए लेते रहना, बार बार आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या 100 लाख की सीसी दी गई है तो उससे ऊपर लोन दिया जा सकता है? नहीं, उससे ऊपर का विड्रॉवल नहीं हो पाएगा। बैंक जो है वहाँ पे आपके अकाउंट को सीज कर देगी, उससे ज़्यादा की लिमिट आपको अलाउ नहीं की जाएगी। तो 100 लाख की लिमिट ये हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, बाकी क्रेडिट वर्दीनेस को मद्देनजर रखते हुए कस्टमर की ये लोन दिया जाता है। किसी को 10 लाख की सीसी मिलती है, किसी को 25 की, किसी को 30 की, किसी को 50 की। तो ये काम होता है सीसी का, इसलिए जनरली बिजनेसमैन जो है वो सीसी करवाते हैं। देन नेक्स्ट आता है ओडी। ओडी भी एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें आप एक टाइप का लोन ही देते हो अपने बिजनेसमैन को, या फिर ऐसा कह सकते हैं करेंट अकाउंट होल्डर्स को। इसलिए मैं आपको बताया ना, करेंट अकाउंट खुलवाने के बहुत सारे फायदे हैं। क्यों बिजनेसमैन करवाते हैं? तो इसलिए करवाते हैं क्योंकि उसमें उसके साथ उसको ओडी की फैसिलिटी मिल जाती है। ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। तो ओडी में क्या किया जाता है? अगेन कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, और उसके बाद उसको एक स्पेसिफाइड लिमिट दे दिया जाता है कि इस लिमिट तक आप लोन ले सकते हो। मान लेते हैं जनरली बिजनेसमैन के 10 लाख रुपए तो पड़ा ही रहता है, तो बैंक ने बोल दिया कि भाई क्योंकि आपके यहाँ 10 लाख तो है, हमारे अकाउंट में एनी टाइम पड़ा ही रहता है, तो एक काम करते हैं ना, हम आपको 2 लाख की ओडी तक दे सकते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि आपका बैलेंस जीरो भी हो जाएगा ना, तो भी आप एक्स्ट्रा 2 लाख और विड्रॉ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे बैंक इतनी मेहरबान क्यों होती है? बैंक इसलिए मेहरबान होती है क्योंकि बिजनेसमैन का कई बार पैसा आता रहता है और कई बार पेमेंट जाती रहती है। कई बार पैसा आ रहा है, पेमेंट जारी, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो बिजनेसमैन को भी कई बार पता नहीं रहता है कि कितना अकाउंट में पैसा बचा है, तो कभी कभी ओवर विड्रॉ भी हो जाता है। अब ओवर विड्रॉ होगा और बैंक बोली कि अरे आपका तो 0 रुपये अकाउंट है, हम तो विड्रॉ करवा ही नहीं सकते, तो आपके बिजनेस का नाम खराब हो जाता है कि यार चेक लगाया था और वो तो डिफ़ॉल्ट हो गया, वो तो लगा ही नहीं। बोले क्यों? क्योंकि बोले बैंक ने बोल दिया ज़ीरो बैलेंस है। इसलिए ओडी की फैसिलिटी बिजनेसमैन लेके रखते कि कल को ज़ीरो का बैलेंस भी हो जाए तो भी एक्स्ट्रा पैसे निकल जाए, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो ईमानदार भी है और वो बैंक को पैसा लौटा ही देगा। जैसे उसको पता चलता है कि उसकी ओडी लिमिट तक बात आ गई है या फिर उसके अकाउंट में पैसा नहीं, तो वो डलवा देता है। तो बिजनेसमैन का काम भी चलता रहता है और इसी बहाने जो है कोई उसका चेक भी बाउंस नहीं होता है और ओडी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी जाती है। अब ओडी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी बैंक, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो चार्ज करेगी। ओडी भी एक टाइप का लोन ही है और बैंक का तो काम ही है आपको अलग अलग एंगल से लोन प्रोवाइड करे, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज की जाती है। अब ओडी खुलवाने के लिए ज़रूरी नहीं आप सिक्योरिटी दो, कई बार आपके क्रेडिट वर्दीनेस से भी बात चल जाती है, तो विथ और विदाउट सिक्योरिटी ये खोला जा सकता है। नाउ नेक्स्ट आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये क्या है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज? सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बायर जो चीज़ें खरीदता है वो सेलर को लिख के दे देता है कि इस तारीख तक मैं आपको पैसा दे दूंगा, इतने दिन के लिए मुझे क्रेडिट दे दो। मान लेते हैं ये पर्सन है एक राम ने जो है 2 लाख का परचेस किया है। किससे किया है भाई? इसने श्याम से किया है। तो राम जो है वो 2 लाख का बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे देगा कि हमने 2 लाख का माल परचेस किया है श्याम से और हमने क्रेडिट में परचेस किया है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितने के लिए भी, और 3 महीने के बाद हम शाम को 2 लाख रुपए देने के बाध्य है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब शाम को 2 लाख कब मिलेंगे? 3 महीने के बाद। और शाम भी तो एक बिजनेसमैन है, यस है, इसको भी तो पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। शाम क्या करेगा? इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को उठाएगा और बैंक के पास चले जाएगा और बैंक को बोलेगा भाई ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, मान लेते 3 महीने बाद मुझे 2 लाख रुपए मिलने वाले, तो वो तुम रख लेना और मुझे अभी इसको डिस्काउंट करके दो, यानी कि अभी इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले मुझे कैश रोकड़ा या मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बोलोगे बैंक ये काम क्यों करेगा? मैं बता रहा हूँ। मान लेते 2 लाख रुपये मिलने वाले हैं, तो बैंक क्या करेगा? 1,95,000 मान लेते फॉर एग्जाम्पल, ये दे देगा पैसा किसको? शाम को, और 5,000 रुपये अपनी कमीशन माइनस कर देगा, यानी 5,000 रुपये अपने पास रख लिया। अब जब राम 3 महीने बाद पैसा देगा तो वो मिलेगा किसको? बैंक को, जिसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहता है उसी को पैसा मिलेगा। तो बैंक को उस समय मिल जाएगा 2 लाख रुपये और बैंक ने उसके लिए ऑलरेडी कितना पे कर चुके हैं? 1,95,000 रुपीज़। तो 5,000 का बैंक को हो जाएगा फ़ायदा। तो एक हिसाब से
बैंक शाम को लोन ही प्रोवाइड कर रही है और एडवांस में ही उसका इंटरेस्ट भी माइनस कर लेती है। इस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं अपन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें राम खरीदार है, इसको उधारी देनी पड़ती है, तो बिजनेसमैन दैट इज श्याम इसको उधारी दे भी देता है, और शाम को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उसको बैंक पूरा कर देता है। इस प्रकार से सब कोई खुश हो जाता है, क्योंकि बैंक का काम ही क्या है, लोन देना है। तो ये एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही आप लोगों को भी उतार के रख देना चाहिए। तो आप लोग ऐसे पॉज करके या पीछे जाके लिख दिया करो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट कार्ड। अभी नया तरीका बैंक ने ढूंढ लिया है लोन बांटने का अपने कस्टमर को। ये एक पॉपुलर मेथड है जिसके द्वारा आपको क्रेडिट दिया जाता है। अब क्रेडिट कार्ड होल्डर क्या कर सकता है, परचेस कर सकता है गुड्स या फिर सर्विसेज को ऑन क्रेडिट ऐसे उधार पे स्पेसिफाइड फर्म या स्पेसिफाइड शॉप से, और ये उन पैसों को विड्रॉ भी करवा सकता है। अब क्रेडिट कार्ड जब आपके पास है तो मान लेते हैं आपकी एक लिमिट लगा दी कि 1 लाख तक की आप शॉपिंग कर सकते हो। तो 1 लाख की आपने शॉपिंग कर दी, आपके एक्चुअल में पैसे नहीं लगे, बैंक ने आपको उधार दिया ये 1 लाख का। अब बैंक 30 दिन का लगभग मोहलत देता है। इस 30 डेज में आपने अगर 1 लाख रुपए पैसे नहीं दे दिए तो उसके बाद से इंटरेस्ट चार्ज करने लग जाता है। बैंक तो चाहता है आप मत दो ताकि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़े। तो बैंक क्रेडिट में जो पैसा देता है आपको, जो इससे अपन जनरली शॉपिंग करते हैं या फॉरेन टूर पे जाते हैं, तो बैंक आपको लोन देता है एक हिसाब से, और वो चाहता है कि आप थोड़ा लेट ही उसको रीपे करो ताकि आपको पर मंथ इंटरेस्ट भी ठोके वो। तो ये एक नया मॉडर्न तरीका है लोन प्रोवाइड करने का। अच्छा, क्रेडिट कार्ड रखने का एक और फ़ायदा ये होता है कि आप दूसरे करेंसी में, फॉरेन करेंसी में भी पेमेंट कर सकते हो। मान लेते हैं यदि आपको कोई फॉरेन के एग्ज़ाम देने हैं, CFA वगैरह एग्ज़ाम देना है, तो उसमें आपको पेमेंट करनी है तो आपको डॉलर में करनी पड़ती है। तो वो डॉलर क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करोगे तो डॉलर में पेमेंट हो जाती है। कई लोग इसलिए भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं। तो ये है तरीका अलग अलग टाइप से जिसके आपको उधार दिया जा सकता है। तो ये अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, कमर्शियल बैंक का फंक्शन, जिसमें अपन पहला फंक्शन पढ़े एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, उसमें करेंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट पढ़े। फिर सेकंड फंक्शन है पेमेंट ऑफ लोन या एडवांसेस, यानी लोन देना। इसमें डिमांड लोन, शॉर्ट टर्म लोन, CC, OD, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड क्रेडिट कार्ड अपन ने पढ़े। और भी अलग अलग टाइप से लोन बैंक प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन आपके कोर्स में इतना ही दिया है तो अपन इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। बैंक का काम है क्रेडिट बांटना। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं बताता हूँ। ये बैंक है, ठीक, ये है राम। राम के पास 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े थे, तो इसने सोचा चलो बैंक में जाके हम डिपॉजिट्स कर देते हैं, उसके बदले राम को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा ही। और बैंक मान लेते हैं ये है श्याम, श्याम को 5 लाख के लोन की ज़रूरत थी, तो बैंक ने इसको क्या दे दिया, क्रेडिट दे दिया, उधार दे दिया। एक हिसाब से क्या दे दिया, उधार दे दिया। तो ये हो गया क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। एक सिंपल से एग्जांपल से बता रहा हूँ, वैसे इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नीचे वाले आने वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो बैंक ने क्या किया, जो राम ने पैसे दिए थे कैश डिपॉजिट, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, उसका इस्तेमाल करते हुए इसने उधार दिया किसको, श्याम को। इस टाइप के डिपॉजिट क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। ये जो उधार दिया इसको क्या बोलेंगे अपन, सेकेंडरी डिपॉजिट बोलेंगे। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ बैंक जो है वो प्राइमरी डिपॉजिट का इस्तेमाल करते हुए क्रेडिट बनाता है, दैट इज सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट करता है। इसी को बोलते हैं क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक। तो ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंक का कि क्रेडिट क्रिएट करना। प्राइमरी डिपॉजिट से ये क्या करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है। इसी क्रेडिट को अपन सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। इस बात को आप लिख लेना। वैसे मैंने बताया ना, ये बहुत एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसको अपन आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एक सेपरेट टॉपिक है कि किस प्रकार से कमर्शियल बैंक सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट करता है और कितने हद तक ये क्रिएट कर सकता है, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट फंक्शन आ गया है एजेंसी फंक्शन, यानी बैंक एज ए एजेंसी आपके लिए काम करता है। कैसे काम करता है, आपके चेक्स कलेक्ट करता है, आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज कलेक्ट करता है अलग अलग कस्टमर से आपके बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट करता है, इंटरेस्ट कलेक्ट करता है अलग अलग बिजनेस या फिर इंडस्ट्री फर्म जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी है। आपकी तरफ से सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेस करता है, या शेयर्स या डिबेंचर्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेस करता है। तो इस प्रकार से भी वो एज एन एजेंट आपके लिए काम करता है।
एज अ ट्रस्टी भी वो फंड सेफ कस्टडी में रखता है, या ऐसा कह सकते हैं एज एन एग्जीक्यूटर वो आपके विल को भी संभाल के रखता है और आपके मरने के बाद उस विल को एग्जीक्यूट भी करता है, यानी आपके बच्चों तक पहुंचाता है और उसको अप्लाई करवाता है। आपकी तरफ से अलग अलग टाइप के पेमेंट करते हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हो, या साल भर में आपको इनकम टैक्स पे करना है, या एनी अदर आपको पेमेंट करना है, तो कस्टमर के एडवाइस पे या कस्टमर के सजेशन पे बैंक वो भी करके देता है। वैसे आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया, आप बैठे बैठे खुद भी कर सकते हो, लेकिन बैंक ये सारी अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं बैंक एज ए एजेंट आपका काम करता है। इसके अलावा देखा जाए तो जनरल यूटिलिटी फंक्शन बैंक कुछ अलग अलग फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है, जैसे आपको लॉकल प्रोवाइड करता है, लॉकर फैसिलिटी यदि आपको चाहिए। आपकी तरफ से बैंक पैसे ट्रांसफ़र करता है एक कस्टमर से दूसरी कस्टमर की ओर अलग अलग तरीके से, या फिर आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके देता है फ़ंड को, ये भी बैंक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आजकल बैंक अपने अपने एप्लीकेशंस आपको दे देते हैं, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये भी जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में आएगा। या कह सकते हैं कि बैंक आपको कई बार फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब सर फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करता है, यदि आपको एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करना रहता है तो आप एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन करेंसी मिलेगी, आप क्या करोगे, आप जाके बैंक को दे दो, उसके बदले आपको रुपया दे देगी। आप इंपोर्ट करा रहे हो तो आपको डॉलर की ज़रूरत है, तो कहाँ से लाओगे, बैंक से जाके ले लो। ये सारी चीज़ें भी बैंक आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एटीएम एक ऐसी मशीन जिसके द्वारा बैंक से कस्टमर पैसे विड्रॉ करवा सकता है। आजकल तो कैश डिपॉजिट के लिए भी मशीनें आ गई है, ऐसे एटीएम भी आ गए जो कैश डिपॉजिट ले लेते हैं, आपका पासबुक प्रिंट करके दे देते हैं। इस टाइप के भी एटीएम्स आ चुके हैं और आपने आसपास देखे भी होंगे। और ऐसे ढेरों अलग अलग काम जो है बैंक करता है, जिसको अपन जनरल यूटिलिटी फंक्शंस बोलते हैं। तो इस प्रकार से कमर्शियल बैंक के सारे फंक्शंस होते हैं यहाँ पे समाप्त। सो अपन डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, यानी कमर्शियल बैंक्स कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी। अभी आपको पता है जो भी पर्सन डिपॉजिट कराने आता है पैसा बैंक में, उसी पैसे को बैंक इस्तेमाल करता है फर्दर लोन चलाने के लिए। मान लेते ये राम है, राम ने 5 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिए बैंक में। अब बैंक इन्हीं 5 लाख रुपए का इस्तेमाल करता है और जिसको ज़रूरत है लोन की, मान लेते शाम को ज़रूरत है, उसको लोन प्रोवाइड कर देता है। पर एक बात बताओ, अगर पूरा 5 लाख का 5 लाख ही लोन पे चला दिया और कल को अगर राम पैसे मांगने आया तो बैंक बोलेगी हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो इससे तो बैंक का बेइज्जती हो जाएगा, गुडविल भी ख़राब हो जाएगा। तो कुछ पैसे बैंक को अपने पास रखने पड़ते हैं ताकि कोई भी पर्सन कल को डिपॉजिटर विड्रॉ करवाने आया तो आप उसको पैसा दे पाओ। ऐसा नहीं कि उसको खाली हाथ भेज दी, एक तो वही पैसा जमा कराया और फिर बोल रहे हो उसी के लिए पैसा नहीं है विड्रॉ करने के लिए। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए, बड़ी बेइज्जती वाली नौबत हो जाती है बैंक के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी यही कहता है कि आपको कुछ पैसा अपने हाथ में रखना चाहिए ताकि डिपॉजिटर अगर पैसा विड्रॉ कराने आए तो आप उसको दे सको। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपके पास इतना पैसा हाथ में होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैश। चलो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अभी कमर्शियल बैंक क्यों काम करता है? कमर्शियल बैंक इसलिए काम करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। प्रॉफिट कमाने के लिए तो कमर्शियल बैंक काम कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल तो ये फॉलो करता ही करते हैं। देन है प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंसी। हर बैंक चाहेगा कि वो फाइनेंशियली साउंड रहे, इसके लिए वो रिक्वायर्ड कैपिटल जितना भी चाहिए उसको बिजनेस को चलाने के लिए उतना कम से कम उसको रखना चाहिए, यानी इन शॉर्ट वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। देन है आपका प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। अभी देखो बैंक क्या करता है, बैंक अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करता है। ये पैसा कहाँ से लाता है? वो डिपॉजिटर का लाता है और अलग अलग जगह वो इन्वेस्ट करता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल पाए। अब बैंक कभी भी कहीं पे पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारे कॉशंस या सारे प्रिकॉशंस जो है वो रख लेने चाहिए बैंक को, ताकि डिपॉजिटर्स का पैसा डूबे ना। ऐसा नहीं समझ ले कि पैसा तो डिपॉजिटर का है, हम क्या करें, वैसे टाइप से नहीं करता है बैंक। बैंक हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च कर लेता है और ये देख लेता है कि उसको जो है इंटरेस्ट अच्छा खासा मिले, ऐसा नहीं कि पैसा कल को डूब जाए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन ऑफ सेविंग्स। बैंक का मेन काम क्या है? डिपॉजिटर से डिपॉजिट लेना और लोन बांटना। जितना ज़्यादा डिपॉजिट मिलेगा उतना ज़्यादा बैंक लोन बांट सकती है। तो ये तो मेन
काम है बैंक का, तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, हमेशा ह्यूज अमाउंट ऑफ आइडल मनी जो क्लाइंट्स के बाद पड़ा है वो चाहेगी कि बैंक तक आ जाए, बैंक में जमा हो जाए। इसलिए आजकल बैंक क्या करती है, टारगेट फिक्स कर देती है अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कि देखो भैया तुम लोगों को इतना पैसा कम से कम डिपॉजिट करवाना ही है अपने कस्टमर से। दैट्स वाई बैंक वाले आपको दिन भर फ़ोन करते रहते हैं, बोलते रहते हैं सर कुछ डिपॉजिट्स हो तो कर दो, एफडी के अलग अलग जो है हमारे पास स्कीम है, म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है, हमारे पास ये सारी स्कीम है, आप अपने पैसे जो है हमारे यहाँ डिपॉजिट करवा सकते हो, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को आज का टारगेट दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। अभी बैंक जो है अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है और पैसों को इन्वेस्ट करता है और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाने की कोशिश करता है। अभी बैंक को तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट वो करता रहता है अच्छी अपॉर्चुनिटी में, या फिर ऐसा कह सकते हैं वायबल प्रोजेक्ट्स में, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो उसको रिटर्न अच्छे खासे प्रोड्यूस करके दे। सो साउंड इन्वेस्टमेंट के द्वारा, साउंड इन्वेस्टमेंट करके बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने चाहिए कम कॉस्ट के अंदर, यानी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बैंक को नहीं करना चाहिए। जितना कम एक्सपेंडिचर करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। अभी देखो एक्सपेंडिचर कम होगा यानी कि खर्चा कम, और पैसों का नहीं जाना पैसों के आने के बराबर होता है। क्या बोला मैं, पैसों का नहीं जाना पैसों के आने के बराबर होता है। दैट्स वाई एक्सपेंडिचर कम से कम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल बैंक ने प्रॉफिट कमाया है, मान लेते हैं 1 करोड़ का, करेक्ट है, एक जगह उसने एक्सपेंडिचर किया हुआ है 70 लाख का, तो अभी टोटल प्रॉफिट क्या कमाया आपने, ये इनकम मान लो, बैंक की इनकम कितनी है 1 करोड़ है, एक्सपेंडिचर कितना 70 लाख, तो टोटल कितना कमाया प्रॉफिट 30 लाख। वहीं दूसरी जगह दूसरा बैंक उसने भी 1 करोड़ ही कमाया, लेकिन एक्सपेंडिचर उसने किया कितना है 40 लाख, तो इसके पास प्रॉफिट कितना है, इसके पास 60 लाख का प्रॉफिट है। तो देखा आपने, अगर आप एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करोगे तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। पैसों का नहीं जाना पैसों के आने के बराबर होता है इकोनॉमिक्स में। चलिए नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अभी बैंक के बीच में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सर्विसेज बैंक खुद से प्रोवाइड करना चाहता है, इससे इसकी रेपुटेशन भी अच्छी खासी बिल्ड होती है। इन लोग अपने ऐप प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि कस्टमर इनसे खुश रहे, इनका रेपुटेशन बिल्ड हो और साथ में और कस्टमर इन लोग क्रिएट कर पाए। आजकल कॉम्पिटिशन का ज़माना है बैंकों के लिए भी। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी। जितने भी क्लाइंट अपने अकाउंट ओपन करवाते हैं कमर्शियल बैंक में, तो यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि कमर्शियल बैंक उनके अकाउंट की डिटेल्स कभी भी लीक ना करे। भाई लीक कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है। कमर्शियल बैंक हमेशा अपने क्लाइंट की कंप्लीट डिटेल सीक्रेटली रखता है। अनटिल अनलेस गवर्नमेंट या लॉ ही मांग ले तो अलग बात है उसकी डिटेल्स, अदरवाइज बैंक किसी के भी बारे में नहीं बता सकता है, किसी भी क्लाइंट के बारे में नहीं बता सकता है कि कितने पैसे उसके पास है या कितने पैसे उसके लॉकर में पड़े हैं, XYZ कुछ भी नहीं बता सकता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अभी ज़माना जो है टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है, साइंस और टेक्नोलॉजी की एज आ चुकी है, यानी कि अब ये ज़माना जो है कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा। अगर आपको कोप अप करना है एडवांस वर्ल्ड के साथ तो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एडवांस्ड टेक्निकल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जिस हिसाब से बैंक आपको ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटीज़ दे रही है या ATM फैसिलिटीज़ दे रही है या आपको अलग अलग पैसा डिपॉजिट कराने की, पासबुक के प्रिंट कराने की सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ दे रही है। जितना ज़्यादा आप मॉडर्नाइज होगे, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, उतना ज़्यादा बाकी बैंकों के मुकाबले आप आगे बढ़ सकते हो, उतना ज़्यादा आप अपना मार्केट में कब्जा बना सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। अभी स्पेशलाइजेशन का ही ज़माना है। अभी आप समझो कमर्शियल बैंक बहुत सारे अलग अलग काम कर सकता है। मान लेते ये लोन इशू करके दे सकता है, या फिर ये क्रेडिट कार्ड वाले काम कर सकता है, देन ये अकाउंट ओपन करने वाले काम करता है, देन ये अलग अलग डिपॉजिट्स करवाता है, इसके वाले काम करता है। तो अब ना स्पेशलाइजेशन का ज़माना आ गया। इसका मतलब आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे हर कामों के लिए। लोन डिपार्टमेंट के लिए अलग पर्सन अपॉइंट करो, क्रेडिट कार्ड के लिए अलग पर्सन, अकाउंट ओपन करने के लिए अलग पर्सन, डिपॉजिट्स के लिए अलग पर्सन।
इसके लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने की इसलिए ज़रूरत है ताकि वो लोग सेम काम कर करके स्पेशलाइज्ड हो जाए, प्लस सारे काम जो है बहुत फास्ट और स्मूथ तरीके से हो। एक ही पर्सन यदि अलग अलग काम को संभालेगा तो वो फास्ट नहीं हो पाता है, वो उतना स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं कर पाता है। तो अब स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, तो कमर्शियल बैंक को डिफरेंट सेगमेंट अलग अलग कामों के लिए खोलते रहने चाहिए। द नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। कमर्शियल बैंक हमेशा कोशिश करता है कोई सूटेबल साइट पाने की, यानी कि ऐसी जगह ब्रांच खोले जहाँ पे कस्टमर बहुत ज़्यादा मिल जाए और इजीली मिल जाए। इसलिए आप देखोगे कि जो बड़े बड़े ऑफिसेस बने रहते हैं, जनरली ऐसे एरिया जहाँ बड़े बड़े ऑफिसेस है वहीं पे बैंक भी अपना एक ब्रांच खोल लेती है, क्योंकि उनको पता है इतने सारे ऑफिसेस हैं तो इतने सारे लोग एम्प्लॉइज़ वगैरह वहाँ काम करने आएंगे, तो आप जो है अपने कस्टमर ईजिली अचीव कर सकते हो। तो ऐसी जगह जहाँ पे वॉक-इन्स बहुत ज़्यादा है, जहाँ लोग बहुत सारे आते रहते हैं, मार्केट प्लेस हो गया, या ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल है या किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर जगह में ज़्यादा डिमांड है, वैसी जगह पर आपको हमेशा अपना बैंक की ब्रांच खोलनी चाहिए, तो आपको वॉक-इन्स बड़े आसानी से मिल जाते हैं। देन है प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन। भाई ये क्या है, कमर्शियल बैंक को अच्छे रिलेशन बना के रखने पड़ते हैं अपने क्लाइंट से भी और ऐसे लोगों से भी जो फ्यूचर में आके उनके क्लाइंट्स बन सकते हैं। डेट इज़ अपने कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर दोनों से ही अच्छे रिलेशन बना के चलने चाहिए। अच्छा रिलेशन बना के चलोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी ब्रांच में ही अकाउंट खुलवाने की सोचेंगे। ख़राब रिलेशन बनाओगे, लड़ाई झगड़ा करोगे तो लोग भी आने की नहीं सोचते। फ्यूचर में अभी कभी उनको काम पड़ेगा बैंकिंग फैसिलिटीज़ का तो वो किसी और के पास चले जाएंगे, यदि आपने अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं किया है तो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी। देखो पब्लिसिटी इसका मतलब है एडवर्टाइजमेंट करवाना। जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगी उतना ज़्यादा लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, आपकी बैंक के बारे में पता चलेगा। इतना ज़्यादा आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ICICI बैंक की या एक्सिस बैंक की या HDFC बैंक की, इसीलिए ताकि आपको नाम रट जाए। कल को आप बैंकिंग फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करने की सोचो तो सबसे पहले अपना अकाउंट यहीं पर आके खुलवाओ। जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगी, जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी होगी, उतने ज़्यादा लोग उस बैंक के बारे में जानेंगे और जितना ज़्यादा जानेंगे उतने ज़्यादा उसको कस्टमर मिलने के संभावना रहती है। तो ये सारे प्रिंसिपल जो है बैंक जो है फॉलो करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए, फाइनेंशियली साउंड हो पाए, वो ज़्यादा कस्टमर पटा पाए, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। सो ये पढ़ लिया अपन ने सारे के सारे प्रिंसिपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक। सो नेक्स्ट आ जाते हैं एसेंशियल्स ऑफ ए साउंड बैंकिंग सिस्टम। तगड़े बैंकिंग सिस्टम के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है एजुकेट लिक्विडिटी। ये वाले पॉइंट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कल को अगर डिपॉजिटर अपना पैसा विड्रॉ करवाने आया तो आप ऐसा नहीं बोलना कि हमारे पास पैसा नहीं, हमने तो सब लोन पे चला दिया। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास हमेशा इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए, यानी इतना कैश आपके हाथ में होना चाहिए कि कभी भी कोई डिपॉजिटर विड्रॉ कराने आए मनी तो आप उसको पैसे दे सको। आपके डिपॉजिटर्स कभी भी अफेक्ट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपांशन ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ाते रहना चाहिए, जितना ज़्यादा हद तक हो सके उतनी हद तक बढ़ाना चाहिए। हर सेक्शन ऑफ पीपल को कवर करना चाहिए, हर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को कवर करना चाहिए, हर टाइप के बिजनेस को कवर करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने बैंकिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, उतना ज़्यादा आप साउंड रहोगे। देन नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एंड लोन पॉलिसीज़। एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम वही है जो साउंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रखे, यानी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करे जहाँ पे उसका पैसा डबल हो, ट्रिपल हो, चौबल हो, यानी हाई रेट ऑफ रिटर्न मिले। अगर गलत इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है और इसके कारण लिक्विडिटी शॉर्टेज भी हो सकती है, यानी आपके पास कैश की कमी भी हो सकती है। इसलिए एक हमेशा समझदार बैंकर वही है जो केयरफुली एग्जामाइन करे सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। जिसको भी लोन दे रहे हो, एडवांस दे रहे हो, तो पहले सेफ्टी इंश्योर कर ले, सॉल्वेंसी इंश्योर कर ले कि सामने वाली पार्टी जो है वो फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं है, आपका पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा। इस बात की आपको एश्योरिटी ले लेनी चाहिए। तो जहाँ पे आप पैसा दे रहे हो तो पहले मेक श्योर कर लो कि वो पार्टी भी अच्छी होनी चाहिए, डिफ़ॉल्टर पार्टी नहीं होनी चाहिए। या जिस प्रोजेक्ट में लगा रहे हो वो प्रोजेक्ट जो है फाइनेंशियली वायबल होना चाहिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न प्रोड्यूस करके दे दे, उसकी पूरी संभावना होनी चाहिए। अब कल को कुछ और हो गया तो अलग बात है, लेकिन आप तो कोशिश करो अपना होमवर्क इतना अच्छा बिठाओ कि फाइनेंशियली साउंड लोगों को या फिर ऐसे लोगों को जो आपके पैसों को विथ इंटरेस्ट वापस दे पाए, उन्हीं को ही लोन वगैरह दे पाएँ आप। देन नेक्स्ट है ह्यूमन फैक्टर। अभी देखो बैंकिंग के रूल्स इतने ज़्यादा है कि अगर सारे रूल्स फॉलो करने लगे तो आप देखोगे कि बैंक्स हमेशा जो है फ्रूटफुल नहीं लगेगी, इतने ज़्यादा रूल्स है। तो जनरली क्या होता है, एक क्वालिटी बैंकर वही है जो सिचुएशन के हिसाब से
कुछ रूल्स को मोल्ड करके भी सिचुएशन के हिसाब से अपने कस्टमर को खुश रखे। तो बैंकिंग एक कम्प्लीटली प्रैक्टिकल अफेयर है, जहाँ पे अगर आप रिजिड बैंक लॉज फॉलो करोगे तो वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। इसीलिए उस समय जो बैंकर डील कर रहा है अपने कस्टमर के साथ, कस्टमर के अनुसार थोड़ी बहुत पॉलिसीज़ कुछ चेंज करके या मोल्ड करके या अपने रूल्स को नहीं फॉलो करके बैंक के फ़ायदे के लिए अगर काम करता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, कस्टमर टू कस्टमर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जाके अपने पैसे ही डुबवा दो, बैंक का मैनेजर पैसे ही डुबवा देगा क्लाइंट पाने के चक्कर में, ऐसा भी मत करो। बट ह्यूमन फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैंकिंग लॉ से भी ज़्यादा। तो बैंकिंग पर्सनल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर साउंड बैंकिंग सिस्टम देन बैंकिंग लॉस, ऐसी लाइन लिखी हुई है हमारे पास। तो ये है कुछ चीज़ें जो एक साउंड बैंकिंग सिस्टम को फॉलो करनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट उसके पास आए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर वो जीत पाए और ज़्यादा से ज़्यादा गुडविल और रेप्यूटेशन वो मार्केट में अपनी बना पाए। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके बारे में अपन ने मनी में भी एक बार डिस्कस किया था, फिर ऊपर आया था ये टॉपिक, तभी भी हमने डिस्कस किया था कि इसका सेपरेट टॉपिक है, उसको तभी पढ़ेंगे। और अब ये टॉपिक आ चुका है। क्या है सर ये? क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैसे प्राइमरी डिपॉजिट डेट इज़ डिपॉजिट का इस्तेमाल करते हुए क्रेडिट रेडी करती है या तैयार करती है, इसको अपने को यहाँ पे पढ़ना है। तो अब ये टॉपिक को अपन शुरू करते हैं। अब इस डायग्राम से आप समझना, ये टेबल से आप सारे पॉइंट समझने वाले हो। एक पर्सन है राम, इसके पास कैश पड़ा था 1000 रुपये, ये जाके बैंक में जमा करा दिया 1000 रुपये। यस, तो ये जो पैसे जमा कराया है बैंक में इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स। ठीक है, अब बैंक क्या करेगी? इन पैसों का इस्तेमाल करके लोन देगी। बैंक को सेंट्रल बैंक ने बोला, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, पापा ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक इज आरबीआई। आरबीआई बोली कि 20% आपको कैश रिजर्व हमारे पास रखना पड़ेगा। सर ये क्या मतलब होता है सीआरआर का? तो मैं तेरे को आपको बताता हूँ। सीआरआर का मतलब होता है कितना कैश रिजर्व आरबीआई के पास रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को। सीबी यहाँ पे कमर्शियल बैंक है। तो मान लेते हैं आरबीआई ने बोला कि भाई आपका जितना भी प्राइमरी डिपॉजिट आएगा, इस केस में 1000 रुपये आया है, उसका 20% हमारे पास आपको इन द फॉर्म ऑफ कैश रखना पड़ेगा। आरबीआई चाहे तो इस रेट को कभी भी कितना भी चेंज कर सकती है। तो आरबीआई के पास आपने कितना पैसा भेज दिया? 1000 का 20% डेट इज़ 200 रुपये, तो आरबीआई आपके पास ले गई पैसा। अब आपके पास कितना पैसा बचा है? 800 रुपये। यस, तो 800 रुपये आपने लोन पे चला दिया। मान लेते हैं आपने 800 रुपये का लोन बांट दिया। अब जिसको बांटा लोन, मान लेते शाम को बांट दिया, तो उसके अकाउंट में ही गई होगी ये पैसा। यस, उसके अकाउंट में ही गया होगा पैसा, क्योंकि जब अपन क्रेडिट क्रिएशन करते हैं तो अपन 2 एजम्पशन मान के चलते हैं। सर ये क्या 2 एजम्पशन है? पहला, बैंक का पैसा बैंक में ही जाएगा, यानी कि कैश विड्रॉवर जो है वो अलाउ नहीं रहेगा। ये एजम्पशन रहती है, ये एजम्पशन रहती है कि कैश विड्रॉवल जो है वो अलाउड नहीं है। दूसरी बात, क्रेडिट क्रिएशन निकालने के लिए हम सारी बैंकिंग कंपनियों को या सारे कमर्शियल बैंक को एक मान के चलते हैं। सारे कमर्शियल बैंक को अपन एक मान के चलते हैं। ये 2 एजम्पशन है। अब मान लेते हैं 800 रुपये शाम को दे दिया आपने इन द फॉर्म ऑफ लोन। अब ये शाम क्या करेगा? मान लेते हैं इसने ये पैसा लिया था क्योंकि इसको पेमेंट करनी थी किसी राधे को, तो इसने राधे को पेमेंट कर दी। मैंने बोला कैश में कर सकते हैं क्या? नहीं सर, कैश में तो नहीं कर सकते, तो बैंक में तो कर सकते हैं ना। हाँ, तो राधे के अकाउंट में डाल दिया। मान लेते हैं राधे के अकाउंट में ये 800 रुपये आ गए। ये कोई सा भी बैंक हो, HDFC हो, एक्सिस हो, कोई सा भी बैंक हो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारे कमर्शियल बैंक को हम एक मान के चलते हैं। और दूसरी चीज़, कैश विड्रॉवल अलाउड नहीं रहता है। अब मान लेते हैं एक्सिस बैंक में 800 रुपये आ गए जहाँ राधे का अकाउंट था। अब 800 रुपये एक्सिस बैंक वाले के पास है, इसके ऊपर भी क्या होगा? 20% सीआरआर जो देना ही पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, आरबीआई को, वो दे देगी। बचा कितना? 640 रुपये। इसको इन द फॉर्म ऑफ लोन चला सकता है। चला दिए, अभी भी ये किसी के अकाउंट में ही गए होंगे, लोन बांट दिया, अभी किसी के अकाउंट में ही गए होंगे, तो 640 रुपये किसी के अकाउंट में आ गए, चाहे कोई सा भी बैंक हो। अगेन ये डिपॉजिट आए तो इसका सीआरआर 20%,
640 का 20% 128 रुपये, ये इन द फॉर्म ऑफ CRR RBI के पास चला गया और 512 का लोन आपने बांट दिया। सर ये प्रोसेस चलता ही रहेगा क्या? हाँ, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। कब तक चलेगा सर ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब CRR का टोटल 200, 160, 128 ऐसे करते टोटल होते जाएगा। जब CRR का टोटल आपके प्राइमरी डिपॉजिट के टोटल के बराबर हो जाए तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी कि जब CRR का टोटल 1000 आ जाएगा तब तक ये क्रेडिट क्रिएशन का काम चलता रहेगा। अगर ये CRR 1000 तक पहुंच गया तो आपने लोन जो है वो 4000 का बांट दिया रहेगा, पक्की बात है। दैट इज़ डिपॉजिट आपका टोटल 5000 हो गया होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर 1000 रुपये जो राम ने डिपॉजिट करवाए वो 5 गुना इस्तेमाल हुए इकोनॉमी में, तभी तो 5000 क्रिएट हो पाया ना। ये अपन ऐसा कह सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं सर ये जो 5000 रुपये है इनमें से 1000 रुपये तो प्राइमरी डिपॉजिट था और 4000 रुपये इन द फॉर्म ऑफ लोन कमर्शियल बैंक ने क्रिएट किया, इसको अपन सेकेंडरी डिपॉजिट बोलेंगे। यस, और इसी को ही क्रेडिट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस बोलते हैं। सर इसको निकालने का कोई शॉर्ट तरीका है क्या? इतना लंबा देखते रहेंगे तो हम लोग कितना बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा। यस, इसका शॉर्ट तरीका है। क्या है? जो आएगा आपका प्राइमरी डिपॉजिट उसको डिवाइड कर दो आप CRR के रेट से, तो आपको डायरेक्ट टोटल डिपॉजिट मिल जाएगा। तो 1000 रुपये डिवाइडेड बाई 20% इक्वल टू 5000 आ गया। यानी कि ये जो आपका प्राइमरी डिपॉजिट है टोटल 5000 रुपये तक का इस्तेमाल हुआ है। तो 1000 तो इसमें प्राइमरी डिपॉजिट ही है, 4000 इसमें क्या क्रिएट हुआ होगा? सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट हुआ होगा। और इसी को ही बोलते हैं मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक या फिर क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। जहाँ पे सारे कमर्शियल बैंक को आपने एक ही मानना है, अलग अलग मानते हैं तो इतने सारे अलग अलग कैलकुलेशन करने पड़ते, बहुत मुश्किल हो जाती। CRR क्या होता है? CRR यानी कि RBI एक रेट बता देती है, जितना भी डिपॉजिट आएगा उतना उससे आपको रेट निकालना है। मान लेते 20% है, 1000 रुपये टोटल डिपॉजिट आया, 20% यानी 200 इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व आपको RBI के पास जमा रखना पड़ेगा। RBI ऐसा क्यों करती है सर? RBI इसलिए ऐसा करती है ताकि कल को कोई विपत्ति आ जाए आपके ऊपर और आपके पास कैश रहे नहीं डिपॉजिटर को देने के लिए, तो RBI आपकी मदद कर पाए। या कल को आप लोगों का पैसा खा के भागने की सोचे तो RBI उसमें भी मदद कर पाए। तो अलग अलग सिचुएशन से भिड़ने के लिए और देश में लिक्विडिटी मेंटेन रखने के लिए RBI जो है ये CRR मेंटेन करवाती है हर कमर्शियल बैंक से। और RBI के ऑर्डर्स को फॉलो करना हर कमर्शियल बैंक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि RBI ही सारे कमर्शियल बैंक को इंडिया में रेगुलेट करती है। उसके नियम कानून, रूल्स, रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह सब RBI लगाती है। इसलिए RBI डेट इज सेंट्रल बैंक को पापा ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक बोला जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर, इसको आप लोग लिख लो। देन अपन बढ़ते हैं आगे। मान लेते हैं CRR था 10%, तब क्या होगा? आओ देखते हैं। डिपॉजिट कितना कराया? 1000 प्राइमरी डिपॉजिट है मान लेते। CRR कितना है? 10%। 10% से इसको डिवाइड कर दो तो टोटल डिपॉजिट कितना क्रिएट हो जाएगा? 10,000 क्रिएट हो जाएगा, जिसमें 1000 क्या है? 1000 आपका प्राइमरी डिपॉजिट है। बाकी 9000 क्या है? ये लोन बांट के आपने क्रिएट किया होगा। यस, ये सेकेंडरी डिपॉजिट है, या इसी को अपन बोलेंगे क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। तो आपने एक बात तो सीख ली। क्या सीखी? CRR यदि कम होगा, यस, तो सेकेंडरी डिपॉजिट डेट इज़ क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। CRR जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, सेकेंडरी डिपॉजिट यानी कि मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। तो CRR और मनी क्रिएशन का इन्वर्स रिलेशन है। तो इसको भी आप पॉज करके उतार लेंगे। यही सारी बातें इधर पेज में लिखी हुई है, इसको मैंने पूरा समअप कर दिया है, सब कुछ समझा दिया है। अपन ने जो एग्जांपल लिखा था 1000 वाला 20% CRR, ये सब इस फॉर्म में लिखा हुआ है, रिटन फॉर्म में, जो कि आप पढ़ोगे तो बहुत लंबा सा लगेगा। अगर उसने आपने टेबल बना दिया है तो आपको सब ईजी सा लगने वाला है। तो पूरा क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक आपको लाइफ टाइम के लिए इस चीज़ को समझ लो, क्योंकि आपको आगे भी लाइफ में काम आता रहेगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा कमर्शियल बैंक लोन क्रिएट करता है, मार्केट में मनी क्रिएट करता है, अपन ऐसा भी कह सकते हैं। याद होगा जब अपन ने पढ़ा था मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई में पढ़ा था हमने क्या? टोटल मनी सप्लाई कौन कौन करता है? पहला RBI करती है, कैसे? करेंसी छाप के। फिर दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस करता है गवर्नमेंट का, वो कैसे? वो 1 रुपये का नोट और सिक्के छापता है। और तीसरा क्या था? डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक, वो इसी की बात कर रहा था। किसकी? जो ये क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक है ना, इसी की बात कर रहा था। तो मनी सप्लाई में जो 3 पॉइंट पढ़े थे ना,
याद होगा लास्ट चैप्टर में तो उसमें जो थर्ड पॉइंट था वो इसी से रिलेट करता था। मैंने आपको बोला भी था जब ये चैप्टर आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये टॉपिक आ गया एंड आई होप सो आपको अब समझ में आ गया होगा। सो नाउ डिस्कस करते हैं अपन लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यानी आप जो क्रेडिट क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक उसमें क्या क्या लिमिटेशंस आ सकती है। कहने का मतलब है क्या चीज़ें आएंगी जिससे वो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा और क्या चीज़ें आएंगी जिसके कारण वो कम क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा, ये अपने को डिस्कस करना है। सबसे पहला पॉइंट है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और इसका मैंने आपको इफेक्ट भी बता दिया था। यदि CRR हाई सेट होगा सेंट्रल बैंक के द्वारा तो क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि CRR डायरेक्टली अफेक्ट करता है क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को। ये अपन ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड है अमाउंट ऑफ लोन गिवन। अब बोरोवर को चाहिए लोन और उसके पास अच्छी सिक्योरिटी ऑफर करने को नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी प्लेज करने को नहीं है, मॉर्गेज करने को नहीं है, तो एक बैंक कैसे लैंड कर पाएगा पैसों को। ऐसा तो नहीं जिसको ज़रूरत है तुरंत जाके पैसा दे दे, सामने वाले की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखी जाती है, वो क्या सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है लोन के अगेंस्ट में उसको भी देखा जाता है, उसके बाद ही आप लोन दे सकते हो। तीसरा है साइज ऑफ कैश डिपॉजिट। अब बैंक के पास जितना ज़्यादा कैश आएगा उतना ज़्यादा वो मनी क्रिएट कर सकती है, यानी कि क्रेडिट क्रिएट कर सकती है, और कम कैश रहेगा तो कम क्रिएट कर पाएगी। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल डिपॉजिट्स। भाई बैंक जो है वो लोन या मनी दे सकती है सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में, यानी ऐसी सिक्योरिटीज़ जिसको बैंक एक्सेप्ट कर सकता है और उसके बदले में लोन दे सकता है। फालतू प्रॉपर्टीज़ या फालतू सिक्योरिटीज़ के बदले बैंक लोन नहीं देता है। तो अगर बोरोवर ढंग की सिक्योरिटीज़ प्रेजेंट नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली बैंक भी उसको क्रेडिट नहीं दे पाएगी। सो एक तो एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी होना चाहिए प्लस अच्छे खासे अमाउंट का होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि 1 करोड़ का लोन ले रहे हो और 10 लाख की प्रॉपर्टी दे दो या 10 लाख की सिक्योरिटी दे दो और उससे काम चल जाएगा, उससे तो काम नहीं चलता है। यहाँ पे तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि सिक्योरिटीज़ की वैल्यू जो है वो लगभग इक्वल होने चाहिए अमाउंट ऑफ लोन के, यानी जितना लोन ले रहे हो उतने की सिक्योरिटी आपको मॉर्गेज करनी पड़ती है। हालांकि ऐसा बैंक फॉलो नहीं करता है, जनरली 60% या 70% के वैल्यू के बराबर की भी सिक्योरिटी होती है तो भी बैंक लोन दे देता है नॉर्मली। देन है कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक। अभी सेंट्रल बैंक के पास अलग अलग मेजर्स है, अलग अलग टूल्स है अपन कह सकते हैं, जिसके द्वारा वो क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है। 2 टाइप में बांटा गया है इसको, एक होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक और दूसरा है क्वालिटेटिव टेक्निक। क्वांटिटेटिव टेक्निक और क्वालिटेटिव टेक्निक का इस्तेमाल करके आरबीआई दैट इज सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है क्रेडिट क्रिएशन को। कैसे करता है उसको अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्रोसेस है और अलग अलग पॉइंट्स इसमें अपने को पढ़ना है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव टेक्निक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, यानी ऐसी टेक्निक जो ओवरऑल क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को अफेक्ट करती है, ओवरऑल मनी सप्लाई को पूरी इकोनॉमी में अफेक्ट करती है, उसको अपन क्वांटिटेटिव बोलते हैं। क्वालिटेटिव क्या होता है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले क्वांटिटेटिव अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक में सबसे पहली टेक्निक है बैंक रेट पॉलिसी। सबसे पहली टेक्निक क्या है? बैंक रेट पॉलिसी। अब इसको आप समझोगे और तब समझ पाओगे कि बैंक रेट पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए आरबीआई कैसे क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ा सकती है या कैसे क्रेडिट क्रिएशन को घटा भी सकती है। ये एक सेपरेट टॉपिक ही है, आप ऐसा समझ लो। अब इस एग्जांपल से आप बैंक रेट अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कमर्शियल बैंक के पास कई बार पैसे रहते नहीं, इतना खास डिपॉजिट नहीं रहता है, लेकिन पब्लिक आ जाती है लोन मांगने के लिए। तो कमर्शियल बैंक जाता है फिर आरबीआई के पास, डेट इज सेंट्रल बैंक के पास। वो बोलती है कि हमें कुछ पैसा उधार दे दो, हमें पब्लिक को लोन देना है। तो आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा रहता है तो वो उसे लैंड कर देती है, उधार पे दे देती है। अब आरबीआई भी फोकट में तो पैसा देगी नहीं कमर्शियल बैंक को, उसके बदले वो चार्ज करती है इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को अपन क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। यानी कि जो रेट आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से लोन के बदले, उसे अपन कहते हैं बैंक रेट। और फिर जो है कमर्शियल बैंक बड़ी आसानी से पब्लिक को पैसा दे देता है, लैंड करने के लिए दे देता है।
और पब्लिक से वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। जाहिर सी बात है, ज़्यादा ही चार्ज करेगा तभी तो कमा पाएगा, बैंक रेट से ज़्यादा चार्ज करता है। नाउ अगर आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देती है, बैंक रेट ही हाई कर देती है, तो पब्लिक को जो लोन मिलेगा उसका इंटरेस्ट रेट भी उससे ज़्यादा ही होगा, बैंक रेट से तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, ताकि कुछ कमा पाए कमर्शियल बैंक में। तो बैंक रेट ज़्यादा करने से पब्लिक को लोन का इंटरेस्ट भी जो रहता है, इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा हो जाता है। अब इंटरेस्ट रेट हाइयर में अगर लोन मिलेगा तो पब्लिक थोड़ी डीमोटिवेट हो जाती है, और ओवरऑल अपन ऐसा कहें तो लोन जो है वो कम दिया जाता है, क्योंकि पब्लिक डिमोटिवेट हो गई तो कम पैसे मांगेगी, कम पैसे मांगेगी तो कम लोन दिया गया है। तो ओवरऑल अपन ऐसा कह सकते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस जो है वो कम हो गया है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर बैंक रेट ज़्यादा होता है तो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, डेट इज़ मनी सप्लाई इकोनॉमी में थोड़ा कम हो जाता है। इस प्रकार से आरबीआई जो है वो कंट्रोल करती है क्रेडिट क्रिएशन को। और अगर इसका उल्टा होता तो बैंक रेट अगर आरबीआई कम कर दे तो कमर्शियल बैंक को सस्ते में लोन मिल जाएगा, और फिर कमर्शियल बैंक सस्ते में लोन पब्लिक को भी दे पाएगी। सस्ते में लोन मिलेगा तो पब्लिक भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगी, तो क्रेडिट क्रिएशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, डेट इज़ मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा होगा। तो इकोनॉमी की सिचुएशन कैसे चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, मनी सप्लाई को कम करना है इकोनॉमी से या मनी सप्लाई को बढ़ाना है इकोनॉमी से, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आरबीआई जो है बैंक रेट बढ़ाती है या फिर घटाती है। जनरली ऐसा क्यों होता है, मैं इसको आपको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। सो इस एग्जांपल से आप समझो, मान लेते हैं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल जो है हर प्रोडक्ट के हायर चल रहे, महंगाई आ गई है। कारण क्या होता है, कारण ये है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, यानी कस्टमर ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं जबकि सप्लायर डेट इज़ प्रोड्यूसर जो है उतना ज़्यादा सप्लाई कर नहीं पा रहे। तो गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को एग्रीगेट डिमांड को कम करने की ज़रूरत है, तभी वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएगी। अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो फिर क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा, तो ये जो जबरन का इन्फ्लेशन है वो नहीं आएगा। सही बात है। अब एग्रीगेट डिमांड कम कैसे करेगी, पब्लिक से कैसे वो चाहेगी कि वो डिमांड कम करे, तो पब्लिक से हाथ से जब पैसा छीनना होता है, मनी सप्लाई कम करोगे तभी वो डिमांड कम करेगी। 10 मनी सप्लाई को रिड्यूस करने की ज़रूरत है यदि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पाते हो। बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स आरबीआई उठाती है, जिसमें से एक स्टेप है क्या, बैंक रेट। अब अगर इन्फ्लेशन चल रहा होगा इकोनॉमी में तो बैंक आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट बढ़ा देगी ताकि ओवरऑल मनी सप्लाई कम हो इकोनॉमी से एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। ये कारण होता है मनी सप्लाई को रिड्यूस करने का। तो ठीक इसका उल्टा होगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का क्या कारण होगा कि इकोनॉमी में डिफ्लेशन चल रहा है, यानी कि जबरन सस्ताई चल रही है। इन्फ्लेशन से कस्टमर को नुकसान होता है क्योंकि उसे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है सेम गुड्स के लिए, तो वो ठीक नहीं है। और डिफ्लेशन से आप बोलोगे सर डिफ्लेशन यानी चीज़ें सस्ती मिल रही, ज़रूरत से ज़्यादा सस्ती मिल रही है, तो इसमें क्या नुकसान है, इसमें प्रोड्यूसर्स का नुकसान होता है, वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाता है या फिर वो लॉस पे चला जाता है। और अगर प्रोड्यूसर लॉस पे चले जाएंगे या ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, दोनों ही खतरनाक बात है, क्योंकि उससे हमारे देश का जीडीपी डेट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो गिर जाता है। तो मनी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज करने से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है कुछ हद तक, और ना ही इन्फ्लेशन अच्छा है क्योंकि कस्टमर को महंगा मिलता है चीज़ें, ना ही डिफ्लेशन अच्छा है क्योंकि प्रोड्यूसर नुकसान में चले जाते हैं, तो ओवरऑल जीडीपी हमारा देश का गिर जाता है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए ना देश में इन्फ्लेशन होना चाहिए ना देश में डिफ्लेशन होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमी आपकी स्टेबल होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है क्यों आरबीआई मनी सप्लाई को डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए। अब इसको आप परमानेंट याद रखो क्योंकि पूरे चैप्टर में ये बातें, ये कॉन्सेप्ट आपको यूज़ आने वाली है कहीं ना कहीं, और वहाँ पे मैं वापस से आपको ये चीज़ का रेफरेंस देने वाला हूँ। तो मैं जब बोलूँ कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए सर मनी सप्लाई कम करके। मैं बोलूँ गवर्नमेंट डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करेगा तो आपको समझ में आना चाहिए सर मनी सप्लाई को इंक्रीज करके। क्या इसका कोई एक ऑप्शन है? नहीं, मनी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज करने के बहुत अलग अलग रास्ते हो सकते हैं और वो सारी चीज़ों का गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है। सो ये सारी चीज़ों को आपको उतार लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। पॉज करके उतार लिया करो, और अगर ऐसा लगता है मिस हो गया तो रिवाइंड कर लिया करो और वीडियो को दोबारा देख के उतार दिया करो। तो ये सारी बातें ही लिखी हुई है बैंक रेट पॉलिसी में, जो अपन ने बहुत अच्छे से समझ चुका है। अब आपको सिर्फ इसको ये रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा।
ना आ जाते हैं नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी एक तरीका है क्रेडिट को कंट्रोल करने का, ये भी एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है। क्या होता है इसके दौरान, इसको अपन समझते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। सो इस डायग्राम से आप समझेंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन एक्चुअल में है क्या। आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ बिकाने में मदद करता है, वो एज एन एजेंट काम करता है गवर्नमेंट के लिए। तो अगर आरबीआई सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी करता है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वो बेचता है, तो उसको खरीदने वाले कौन हो सकते हैं, या तो कमर्शियल बैंक होगा या तो पब्लिक होगी। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कमर्शियल बैंक और पब्लिक क्यों लेगी, वो इसलिए लेगी क्योंकि एक तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स मिलता ही मिलता है, यानी अच्छी खासी इनकम होगी ही होगी और पैसा डूबने का कोई भी चांस नहीं है। चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि इंसान गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्यों परचेस करता है। अब अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचेगी तो क्या होता है, आरबीआई सिक्योरिटी देती है कमर्शियल बैंक या पब्लिक को, और पब्लिक या कमर्शियल बैंक से क्या ले लेती है, पैसा ले लेती है। तो ये भी एक तरीका है इकोनॉमी से मनी सप्लाई को कम करने का। तो अगर आरबीआई सेल ऑफ सिक्योरिटी करती है तो उससे मनी सप्लाई रिड्यूस होता है, और अगर आरबीआई उल्टा काम करे, परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करेगी, तो उससे मनी सप्लाई इंक्रीज होता है। एक एग्जांपल भी अगर सीधे से याद कर लोगे तो उसका उल्टा आप बड़े आराम से सोच पाओगे, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसको अगर शॉर्ट में समझना है आपको तो ऐसा लिखना, आरबीआई क्या कर रही है, सेल कर रही है सिक्योरिटीज़ को, तो इससे मनी सप्लाई रिड्यूस होगा, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। अगर कमर्शियल बैंक और पब्लिक मान लेते हैं पूरे पैसे अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दे रही है, तो कमर्शियल बैंक के पास फर्दर पैसे रहेंगे नहीं आगे लोन देने के लिए पब्लिक को। ये बात तो क्लियर है ना। अगर कमर्शियल बैंक अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेस करने में लगा देगा और उसके बाद लिमिटेड पैसा ही होता है, तो वो आगे लोन देने में नहीं लगा पाएगा। 10 पब्लिक को लोन नहीं मिलेगा तो पब्लिक का पैसा नहीं जाएगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा ही नहीं, और मनी सप्लाई नहीं बढ़ना इट्स लाइक मनी सप्लाई को रिड्यूस करना हुआ। और इसी का उल्टा अगर आपको याद रखना है तो आरबीआई अगर परचेस करता है सिक्योरिटीज़ को तो सिक्योरिटीज़ लेगा, पैसे फेंकेगा, पैसा फेंका यानी कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज होगा। और अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि मनी सप्लाई को रिड्यूस कैसे किया जाता है, या ये पढ़ रहे हैं अपन कि क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ें आप उतार लेना, बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स आपके रेडी हो जाएंगे। फिर आपको पूरा पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर सिर्फ इतना भी पढ़ लिया तो भी आपसे बन जाएगा। तीसरा क्वांटिटेटिव टेक्निक के अंदर आता है वेरिएशन और रिजर्व रेशियो, जिसमें अपन ने ऑलरेडी CRR पढ़ चुका है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो यदि आप बढ़ाओगे तो मनी सप्लाई आप रिड्यूस कर दोगे, डेट इज क्रेडिट क्रिएशन जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, अगर CRR आप क्या करोगे, गिराओगे, तो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस जो है वो बढ़ जाएगा। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आपकी बुक में एक और पॉइंट है जो नहीं दिया हुआ है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, वो है SLR। ये भी वेरिएशन रिजर्व रेशियो के अंदर ही आता है। 2 टाइप के रेशियो सेंट्रल बैंक जनरली लगाता है, एक CRR, दूसरा होता है SLR। CRR का मतलब होता है कि डिपॉजिट्स का कितने प्रतिशत पैसा इन द फॉर्म ऑफ कैश कमर्शियल बैंक को देना ही पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास, उसे अपन कहते हैं CRR। SLR क्या होता है, डिपॉजिट का कितने प्रतिशत पैसा इन द फॉर्म ऑफ कैश या फिर लिक्विड एसेट डेट इज गोल्ड या फिर कैश के फॉर्म में कमर्शियल बैंक को खुद के पास रखना पड़ेगा फॉर सेफ्टी, उसको बोलते हैं अपन SLR। ये भी मेंटेन करना पड़ता है, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नाउ इसका काम और CRR का काम लगभग सेम है, बस CRR में आप पैसे जो है वो सेंट्रल बैंक के पास छोड़ के आते हैं, जबकि SLR में आप उन्हीं पैसे को अपने पास डिपॉजिट रखते हैं। दोनों का कारण एक ही है कि आपकी लिक्विडिटी अच्छी खासी मेंटेन हो, ताकि कल को कोई बड़ा डिपॉजिटर्स आपसे विड्रॉ करने आ जाए पैसा, तो आपके पास पैसा रहे विड्रॉ करवाने के लिए, यानी कि उस डिपॉजिटर्स को वापस विड्रॉवर देने के लिए, उसका पैसा उसको वापस देने के लिए पैसा रहे। तो सेम इफेक्ट इसका भी है, यदि SLR हाई होगा तो आपको ज़्यादा पैसे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट अपने पास रखने पड़ेंगे एज अ डिपॉजिट्स, और अगर वो ज़्यादा रखोगे तो आप लोन के लिए पब्लिक को कम पैसे दे पाओगे, दस क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, कम होगा। और अगर SLR रिड्यूस कर देता है सेंट्रल बैंक तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। सर जैसे कि CRR में था वैसे ही सेम है कि SLR में? यस, एज इट इज़ सेम है, बल्कि मैं तो बोलूँगा कि बैंक रेट हाई हो या CRR कैश रिजर्व रेशियो हाई हो या SLR हाई हो, इन सब का इफेक्ट क्या पड़ता है, मनी सप्लाई कम होता है, डेट इट
क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जो है इससे कम होता है। ये एक लाइन में अगर आप लिख दोगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। और इसी के साथ अगर मेरे को ओपन मार्केट ऑपरेशन भी जोड़ना है तो बैंक रेट बढ़ेगा, CRR बढ़ेगा, SLR बढ़ेगा और सेल ऑफ सिक्योरिटीज यदि होता है RBI के द्वारा, इन सब से क्या होगा, मनी सप्लाई रिड्यूस होगा। ये एक लाइन की समरी में आपका क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल कंप्लीटली खत्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ये सब आप लोग उतार देना। तो अपन डिस्कस करते हैं अब क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के बारे में। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कि किस डायरेक्शन में क्रेडिट जाना चाहिए उसको कंट्रोल करता है RBI। यानी किस पर्पस के लिए आपको ज़्यादा इस्तेमाल करने देना चाहिए क्रेडिट को। मान लेते गवर्नमेंट बोल देती है कि यार एजुकेशनल पर्पस को हमको बढ़ाना है तो उसके लिए लोन की टर्म्स एंड कंडीशन आप ईजी रखो। और मान लेते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमें रिड्यूस करना है तो उसको बोल देंगे कि आप टर्म्स एंड कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा टफ रख दो ताकि कम से कम लोग लोन दे पाए। तो पर्पस वाइज या फिर एरिया वाइज भी डायरेक्शन दिया जा सकता है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट को। मतलब मान लेते हैं गवर्नमेंट बोल देती है सुनो भाई कमर्शियल बैंक अगर रूरल एरियाज़ के लिए कोई भी इंडस्ट्री ओपन करना चाहता है तो उसे दे देना, आराम से लोन दे देना, टर्म्स एंड कंडीशन उसके लिए इजी रखना ताकि हमारा रूरल डेवलपमेंट हम कर पाए। और कोई अर्बन एरियाज़ के लिए आता है यानी कि सिटी को डेवलप करने के लिए आता है तो उसके लिए भले आप स्ट्रिक्ट पॉलिसी इस्तेमाल करना लोन देने से पहले। तो इस टाइप के डायरेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है और इससे ये पता चलेगा, इसलिए ये होगा कि गवर्नमेंट जिस सेक्टर को इंप्रूव करना चाहेगी वहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक से ज़्यादा करवाना चाहेगी और जिस सेक्टर के ऊपर उसको कम ध्यान देना है वहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन कम हो, ऐसा सेंट्रल बैंक चाहेगी कि कमर्शियल बैंक करे। इसी को बोलते हैं अपन क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। यानी कि क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में हम डायरेक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, डेट इज RBI कंट्रोल करती है। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इसलिए भी किया जाता है ताकि लिमिटेड बैंक क्रेडिट का एक अच्छा इस्तेमाल हो सके देश की उन्नति के लिए। अभी देश कैसी सिचुएशन से गुजर रहा है, कौन से एरियाज़ में उसको ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए, कौन से एरियाज़ में कम डेवलपमेंट चाहिए, वो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। इसलिए RBI जो है डायरेक्शंस वगैरह देता है कमर्शियल बैंक को कि हमें कौन से सेक्टर को बूस्ट करना है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उस सेक्टर को डेवलप करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दे पाएँ, ऐसा RBI जो है कमर्शियल बैंक को कहता है। देयरफॉर अपन कह सकते हैं सेक्टोरियल डेवलपमेंट के लिए क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। यानी कि पर्टिकुलर सेक्टर्स को टारगेट करके उसमें ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करो ताकि वो पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो हो जाए। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल सेक्टर हमको ग्रो करवाना है तो हम वहाँ पे उस सेक्टर को टारगेट करके उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ईजी करके ज़्यादा से ज़्यादा लोन वहाँ पे प्रोवाइड करवाना चाहेंगे। और जो सेक्टर्स पे अपने को ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए उधर के लिए लोन्स या टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ रखी जाएगी। इसके अलावा कोटा भी फिक्स कर सकते हैं। सर कोटा मतलब क्या? कोटा भी फिक्स कर सकते हैं। मान लेते हैं ऐसा बोल देंगे कि यार किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को आप जो है वो 500 करोड़ से ऊपर लोन नहीं दे सकते। कोटा फिक्स कर दिया बैंक के ऊपर। अब इंडस्ट्री को अगर लोन चाहिए तो मैक्स टू मैक्स कितना मिलेगा? 500 करोड़ मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो ऐसे कोटा फिक्स करके भी आप जो है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल ही करते हैं। अब मान लेते हैं इंडस्ट्री को 700 करोड़ की ज़रूरत है लेकिन हम प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि हमें इंडस्ट्री पे कम ध्यान देना है, दूसरे सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है हमारे एग्जांपल के हिसाब से, बाकी कैसा भी हो सकता है। तो एक कोटा फिक्स कर देना यानी एक मैक्सिमम लिमिट लगा देना, अपर लिमिट लगा देना कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, किस पर्टिकुलर सेक्टर को कितना मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है। एक और क्वालिटेटिव टेक्निक के अंदर आता है वो है मॉरल सुएशन। ये मॉरल सुएशन क्या है? तो इसको कह सकते हैं अपन प्यार भरी धमकी। क्या कह सकते हैं अपन इसको? प्यार भरी धमकी। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि RBI जो है रिक्वेस्ट करता है कमर्शियल बैंक को कि कौन से सेक्टर को ज़्यादा पैसा दे और कौन से सेक्टर को कम पैसा दे। रिक्वेस्ट, कोई लीगल कंपल्जन नहीं रहता है। अब कमर्शियल बैंक चाहे तो मानेगी, चाहे तो नहीं मानेगी। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक की रिक्वेस्ट को नहीं माना जाए तो फिर RBI जो है वो टेढ़ा रास्ता अपनाती है। क्योंकि RBI पापा है सारे कमर्शियल बैंक की, तो उसको रेगुलेट करती है, जो उसको चलाती है, जो उसके लिए नियम कानून बनाती है, जो उसके लिए डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है। तो फिर वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाएगी। पापा थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट में
ताकि आप फोर्सफुली उसकी बातें मानो। इसलिए मैंने बोला प्यार भरी धमकी। अगर आप रिक्वेस्ट मान लेते हो आरबीआई की, आरबीआई जिस सेक्टर को चाहता है कि आप ज़्यादा पैसे दो तो दो, जिस सेक्टर को कम चाहता है तो कम दो। अगर नहीं मानोगे उसकी बात तो वो एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन आपके खिलाफ लेगा। और आरबीआई के पास बहुत सारे कंट्रोल्स है, बहुत ज़्यादा पावर्स है कमर्शियल बैंक के रिगार्डिंग। देयरफॉर कमर्शियल बैंक को थोड़ा सा दब के ही चलना पड़ता है। सेंट्रल बैंक के पास पावर है कि वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकती है अपने सारे मेंबर बैंक को, यानी कि सारे कमर्शियल बैंक्स को। तो वो बता सकती है कि किस डायरेक्शन में पैसा जाना चाहिए, किधर नहीं, किसको लोन बिल्कुल ही नहीं देना है, और एडवाइस भी कर सकती है किस सेक्टर्स को हमें बूस्ट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने की कोशिश करो। मॉरल सुएशन का मतलब प्यार भरी धमकी होती है, एकदम अच्छे से याद रखना। और ये धमकी आरबीआई देता है किसको? कमर्शियल बैंक को। तो ये हो गया क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल हमारा समाप्त। वैसे और भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, लेकिन वो सारे तरीके हमारी बुक में दिए नहीं हुए और हमको डिस्कस भी नहीं करने। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर एक दो और मुद्दे हैं, लेकिन हमने को उसको डिस्कस नहीं करने क्योंकि आपकी बुक का वो पार्ट नहीं है। तो इसी के साथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल जो आरबीआई लगाता है मनी सप्लाई को रिड्यूस या फिर इंक्रीज करने के लिए, ताकि क्रेडिट क्रिएशन कम या ज़्यादा हो, ताकि इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सके इकोनॉमी में, वो हमारा समाप्त हो चुका है। आप जान चुके हो रीज़न, कब क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाया जाए, कब कम किया जाए। तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं सिर्फ किताब में जितना लिखा है उतना ही आपको होना चाहिए दिमाग में। आपको मैंने क्लियर कट बेस बता दिया है कि कब आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाएगा, कब कम करेगा। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर।